तुर्की इस समय गंभीर मेडिकल संकट से गुजर रहा है। देश भर में दवाओं की भारी कमी की पुष्टि स्थानीय मेडिकल संगठनों और फार्मेसी नेटवर्क द्वारा की जा रही है। कई शहरों में जरूरी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं है। एंटीबायोटिक, संक्रमण रोधी दवाएं, हार्मोन आधारित दवाएं, कैंसर उपचार से जुड़ी दवाएं और विटामिन सप्लीमेंट तक की सप्लाई प्रभावित बताई जा रही है। तुर्की मेडिकल एसोसिएशन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और अगर सप्लाई चेन जल्द स्थिर नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है। इसके पीछे पिछले 2 वर्षों में हुए व्यापारिक बदलाव और कूटनीतिक घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। तुर्की लंबे समय से भारतीय जेनेरिक दवाओं का बड़ा आयातक रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादकों में शामिल है और वैश्विक स्तर पर सस्ती व गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जाना जाता है। उपलब्ध व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 से 23 के वित्तीय वर्ष में भारत ने तुर्की को लगभग $138 मिलियन की दवाओं का निर्यात किया। 2023 में यह आंकड़ा घटकर लगभग $112 मिलियन पर आया, यानी करीब 18% की गिरावट। 2024 में फिर गिरावट दर्ज की गई और निर्यात घटकर लगभग $98 मिलियन रह गया। लगातार 2 वर्षों की गिरावट ने संकेत दे दिए थे कि व्यापारिक प्रवाह में बदलाव हो रहा है। बीते वर्ष 14 फरवरी को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। इस्लामाबाद में दिए गए उनके बयान में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया गया। भारत ने कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताया है और तीसरे देशों की टिप्पणी को संवेदनशील मानता है। उस बयान के बाद भारत तुर्की संबंधों में ठंडापन दर्ज किया गया। आधिकारिक स्तर पर बड़े सार्वजनिक विवाद नहीं हुए, लेकिन व्यापारिक आंकड़ों में गिरावट जारी रही। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने फार्मा निर्यात की प्राथमिकताओं में बदलाव किया है। तुर्की को जाने वाली कुछ जेनेरिक दवाओं की शिपमेंट में कमी आई है और उसी अवधि में अफगानिस्तान के साथ स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाने के संकेत मिले हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल में फार्मा सहयोग को लेकर सहमति बनी है, जिसके तहत दवा आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अफगानिस्तान ने भी भारतीय दवाओं की मांग बढ़ाई है। यह भी सामने आया है कि ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों ने भारतीय दवाओं की सप्लाई बढ़ाने में रुचि दिखाई है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत अपने निर्यात को विविध बनाने की नीति पर काम कर रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम रहे। तुर्की की घरेलू स्थिति भी इस संकट को बढ़ा रही है। वहां पहले से महंगाई और मुद्रा दबाव की समस्या बनी हुई है। अगर सस्ती भारतीय जेनेरिक दवाएं कम उपलब्ध होती हैं और यूरोप से महंगी दवाएं आयात करनी पड़ती हैं तो स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है। कई स्थानीय रिपोर्टों में बताया गया है कि फार्मेसियों में दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं और मरीजों को एक दवा के लिए कई दुकानों पर जाना पड़ रहा है। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें महंगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा आपूर्ति केवल व्यापार का मामला नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र है। जब किसी देश की सप्लाई चेन सीमित स्रोतों पर निर्भर होती है और अचानक व्यापारिक प्राथमिकताएं बदलती हैं तो सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता है। तुर्की के पास विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वे महंगे या समय लेने वाले हो सकते हैं। यूरोप से आयात संभव है पर लागत अधिक है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश और समय चाहिए। भारत की स्थिति अलग है। भारत वैश्विक फार्मा बाजार में मजबूत स्थान रखता है और कई देशों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति संबंध बनाए हुए है। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में लागत कम होने के कारण भारत प्रतिस्पर्धी बना रहता है। अगर निर्यात का रुख बदलता है तो भारत के पास अन्य बाजारों तक पहुंच है। अगर देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए हुए हैं और राधा तक इस समय तुर्की में जो दवा संकट दिख रहा है वह कई कारकों का संयुक्त परिणाम है। गिरते आयात आंकड़े, बदलती व्यापारिक प्राथमिकताएं, महंगाई और वैकल्पिक सप्लाई की ऊंची लागत, इन सब ने मिलकर दबाव बढ़ाया है। तुर्की सरकार के सामने चुनौती है कि वह सप्लाई स्थिर करे, कीमतों को नियंत्रित रखे और जनता को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराए। तुर्की में दवा संकट अब केवल मेडिकल स्टोर्स तक सीमित खबर नहीं रह गया है, यह सीधे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। देश के अलग अलग शहरों से लगातार रिपोर्ट आ रही हैं कि जरूरी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। कई फार्मेसियों में एंटीबायोटिक, ब्लड प्रेशर की दवाएं, डायबिटीज की दवाएं और कुछ कैंसर उपचार से जुड़ी दवाओं की कमी दर्ज की गई है। तुर्की मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई स्थिर नहीं हुई तो अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और मरीजों को वैकल्पिक महंगे इलाज की ओर जाना पड़ेगा। स्थिति की गंभीरता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि तुर्की पहले से आर्थिक दबाव झेल रहा है। देश में महंगाई दर ऊंची रही है और मुद्रा में उतार चढ़ाव ने आयात को महंगा बना दिया है। दवाओं की कीमतें नियंत्रित रखने की सरकारी नीति के कारण कई अंतरराष्ट्रीय सप्लायर पहले ही तुर्की बाजार को कम प्राथमिकता दे रहे थे। अब जब भारतीय जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में गिरावट दर्ज हुई है तो बाजार में खालीपन और स्पष्ट हो गया है।
भारत तुर्की को लंबे समय से सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता रहा है। 2022 से 23 में लगभग 138 मिलियन डॉलर का निर्यात, फिर 2023 में गिरकर करीब 112 मिलियन डॉलर और 2024 में लगभग 98 मिलियन डॉलर। ये आंकड़े दिखाते हैं कि गिरावट क्रमिक रही है। उद्योग से जुड़े विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल बाजार की सामान्य अस्थिरता नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत है। बीते वर्ष फरवरी में पाकिस्तान यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा कश्मीर पर दिया गया बयान भारत में गंभीरता से लिया गया। भारत ने आधिकारिक रूप से इसे अपने आंतरिक मामलों से जुड़ा मुद्दा बताया। सार्वजनिक बयान भले सीमित रहे हो, लेकिन व्यापारिक प्राथमिकताओं में बदलाव धीरे धीरे सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई फैसले खुले मंच पर घोषित नहीं होते बल्कि नीतिगत स्तर पर लागू होते हैं। इसी अवधि में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली लंबे समय से बाहरी सहायता पर निर्भर रही है। भारतीय दवाओं की मांग वहां बढ़ी है क्योंकि वे सस्ती और विश्वसनीय मानी जाती है। जानकारी यह भी सामने आई कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कुछ श्रेणियों की दवाएं लेना कम किया और भारत से सप्लाई बढ़ाई। इसका सीधा असर क्षेत्रीय व्यापार संतुलन पर पड़ा। भारत ने समानांतर रूप से अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने की रणनीति अपनाई। ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। अफ्रीका में भारतीय फार्मा कंपनियां पहले से सक्रिय हैं। नाइजीरिया में एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक दवाओं की बड़ी खपत है और भारतीय कंपनियां वहां मजबूत स्थिति में हैं। ब्राजील लैटिन अमेरिका का बड़ा बाजार है जहां जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ रही है। इन बाजारों में विस्तार से भारत के कुल निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव सीमित रह सकता है, भले किसी एक देश को सप्लाई कम की जाए। तुर्की के सामने तत्काल चुनौती है सप्लाई गैप को भरना। यूरोप से आयात संभव है लेकिन वहां की दवाएं महंगी हैं। मुद्रा विनिमय दर का दबाव आयात लागत को और बढ़ाता है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश, कच्चे माल की उपलब्धता और नियामकीय स्वीकृति की जरूरत होती है। फार्मा उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है और अल्पकाल में उत्पादन क्षमता दोगुनी करना संभव नहीं होता। स्थानीय स्तर पर मरीजों को जो समस्या दिख रही है वह सीधी है, दवा उपलब्ध नहीं या कीमत अधिक। कुछ अस्पतालों ने महंगे विकल्पों का उपयोग शुरू किया है जिससे उपचार लागत बढ़ रही है। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पर भी दबाव बढ़ सकता है। अगर स्थिति लंबी दवा बीमा प्रणाली पर भी दबाव बढ़ सकता है। चलिए, तो राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठ सकते हैं कि सप्लाई चेन को स्थिर क्यों नहीं रखा गया। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटनाक्रम केवल दो देशों के बीच व्यापार का मामला नहीं बल्कि व्यापक भू राजनीतिक संकेत है। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी विदेश नीति को आर्थिक और रणनीतिक हितों के साथ जोड़ा है। फार्मा निर्यात केवल व्यापारिक आंकड़ा नहीं बल्कि प्रभाव का साधन भी है। जिन देशों को सस्ती दवाएं मिलती हैं वे लंबे समय तक सप्लाई संबंध बनाए रखते हैं। तुर्की के लिए यह समय निर्णायक हो सकता है। अगर वह वैकल्पिक सप्लाई लाइनों पर पूरी तरह निर्भर होता है तो स्वास्थ्य लागत बढ़ेगी। अगर वह कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करता है तो व्यापारिक प्रवाह फिर स्थिर हो सकता है। अभी तक आधिकारिक स्तर पर कोई बड़ा सार्वजनिक बयान नहीं आया है जो सीधे इस गिरावट को स्वीकार करे, लेकिन बाजार संकेत साफ है। तुर्की में दवा संकट अब आर्थिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। फार्मेसियों में स्टॉक की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और कई आवश्यक जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता अनियमित बताई जा रही है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, संक्रमण रोधी दवाएं और कुछ विशेष उपचार वाली दवाओं की सप्लाई प्रभावित होने की बात स्थानीय स्तर पर उठ रही है। तुर्की मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर आयात और वितरण प्रणाली स्थिर नहीं हुई तो स्वास्थ्य सेवा ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही ऊंची महंगाई और मुद्रा अस्थिरता का सामना कर रही है। आयात आधारित सेक्टरों पर इसका सीधा असर पड़ा है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। जब मुद्रा कमजोर होती है तो आयातित दवाएं महंगी हो जाती हैं। अगर सस्ती जेनेरिक सप्लाई घटती है तो बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं। यही स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। भारत लंबे समय से तुर्की के लिए जेनेरिक दवाओं का प्रमुख स्रोत रहा है। 2022 से 23 में लगभग 138 मिलियन डॉलर का निर्यात, 2023 में करीब 112 मिलियन डॉलर और 2024 में लगभग 98 मिलियन डॉलर। ये लगातार गिरते आंकड़े संकेत देते हैं कि व्यापारिक प्रवाह में बदलाव आया है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि यह गिरावट केवल बाजार की सामान्य उतार चढ़ाव का परिणाम नहीं बल्कि प्राथमिकताओं के पुनर्संतुलन से जुड़ी हो सकती है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा पाकिस्तान दौरे के दौरान कश्मीर पर दिया गया बयान भारत में संवेदनशील माना गया। भारत ने सार्वजनिक रूप से सीमित प्रतिक्रिया दी, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर संदेश स्पष्ट रहा कि आंतरिक मामलों पर टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति अक्सर परस्पर जुड़े होते हैं। जब राजनीतिक भरोसा प्रभावित होता है तो व्यापारिक रिश्तों में भी बदलाव दिख सकता है। इसी अवधि में भारत ने अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने की रणनीति को तेज किया।
अफगानिस्तान के साथ स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाया गया। अफगानिस्तान में भारतीय दवाओं की मांग पहले से मौजूद थी और हाल के समझौतों के बाद सप्लाई बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए। इससे क्षेत्रीय स्तर पर भारत की उपस्थिति मजबूत होती दिखी। ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बाजारों में भी भारतीय फार्मा कंपनियां विस्तार कर रही हैं। अफ्रीका में भारतीय दवाएं पहले से व्यापक रूप से उपयोग में हैं। नाइजीरिया में संक्रामक रोगों के उपचार के लिए जेनेरिक दवाओं की बड़ी मांग है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का बड़ा बाजार है, जहां लागत प्रभावी दवाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इन बाजारों में विस्तार से भारत के कुल निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव सीमित रह सकता है, भले किसी एक देश को सप्लाई कम की जाए। तुर्की के घरेलू फार्मा उद्योग की क्षमता मौजूद है, लेकिन आयातित कच्चे माल और सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर निर्भरता भी है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने में समय लगता है। नियामकीय स्वीकृति, गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन त्वरित प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में तत्काल समाधान के लिए आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह सबसे पहले पांदी के साथ यूरोप से आयात एक विकल्प है, लेकिन लागत अधिक है। तुर्की की सरकार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित रखने की नीति अपनाती रही है, जिससे कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कम मार्जिन के कारण बाजार में सीमित रुचि दिखाती हैं। अगर कीमतें नियंत्रित रहती हैं और आयात लागत बढ़ती है तो सप्लाई बाधित होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में संकट का राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। दवाओं की कमी सीधे जनता को प्रभावित करती है। अगर मरीजों को नियमित दवाएं नहीं मिलती तो असंतोष बढ़ता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को सरकार की आर्थिक नीतियों से जोड़ सकते हैं। इसलिए तुर्की प्रशासन के लिए यह केवल व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती भी है। भारत की रणनीति व्यापक नजर आती है। फार्मा निर्यात केवल राजस्व का स्रोत नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव का माध्यम भी है। जिन देशों को सस्ती और स्थिर सप्लाई मिलती है वे दीर्घकालिक साझेदारी बनाए रखते हैं। भारत ने पिछले वर्षों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि सप्लाई चेन और कूटनीतिक रिश्ते आपस में जुड़े हैं। तुर्की के सामने अब विकल्प सीमित समय में निर्णय लेने के हैं। या तो वह वैकल्पिक सप्लाई लाइनों पर अधिक खर्च करे या अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित कर स्थिरता लाने की कोशिश करे। तुर्की में दवाओं की कमी अब अलग अलग शहरों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनती दिख रही है। फार्मेसी संघों की तरफ से संकेत मिले हैं कि कई आवश्यक जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता अनियमित बनी हुई है। मरीजों को एक ही दवा के लिए कई दुकानों पर जाना पड़ रहा है। कुछ अस्पतालों ने भी वैकल्पिक ब्रांड्स का उपयोग बढ़ाया है, जिससे उपचार लागत में वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सप्लाई चेन स्थिर नहीं हुई तो यह स्थिति लंबी खिंच सकती है। तुर्की की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आयात लागत और मूल्य नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की है। देश में दवाओं की कीमतें नियंत्रित रखने की नीति लागू रही है। जब मुद्रा कमजोर होती है और आयात महंगा होता है तो विदेशी कंपनियों के लिए कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता सीमित मात्रा में सप्लाई करते हैं या प्राथमिकता बदलते हैं। भारतीय जेनेरिक दवाएं तुर्की बाजार में लंबे समय तक लागत प्रभावी विकल्प रही हैं। 2022 से 23 में लगभग $138 मिलियन का निर्यात, 2023 में करीब $112 मिलियन और 2024 में लगभग $98 मिलियन लगातार गिरावट से संकेत मिला कि व्यापारिक प्रवाह में बदलाव हो रहा है। भारत ने सार्वजनिक रूप से इस पर कोई तीखा बयान नहीं दिया, लेकिन समानांतर रूप से अन्य बाजारों में विस्तार की गति तेज की। अफगानिस्तान के साथ स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य ढांचे को बाहरी सहायता की आवश्यकता है और भारतीय दवाएं वहां व्यापक रूप से स्वीकार की जाती हैं। हाल के समझौतों के बाद दवा आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए। इससे क्षेत्रीय संतुलन में भी बदलाव आया है। ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बड़े बाजारों में भारतीय फार्मा कंपनियां निवेश और वितरण नेटवर्क मजबूत कर रही हैं। अफ्रीकी देशों में संक्रामक रोगों के उपचार के लिए जेनेरिक दवाओं की मांग स्थिर बनी हुई है। लैटिन अमेरिका में लागत प्रभावी दवाओं की आवश्यकता बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में विस्तार से भारत को निर्यात के नए अवसर मिल रहे हैं। तुर्की के लिए विकल्प सीमित लेकिन उपलब्ध हैं। पहला विकल्प यूरोप से आयात है, जहां गुणवत्ता मानक उच्च हैं लेकिन लागत भी अधिक है। दूसरा विकल्प एशियाई बाजारों से सप्लाई बढ़ाना है, जिसमें चीन भी शामिल हो सकता है। तीसरा विकल्प घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार है। हालांकि फार्मा उत्पादन बढ़ाने के लिए समय, निवेश और कच्चे माल की उपलब्धता जरूरी है। अल्पकाल में यह समाधान पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकता। तो बात देशरा से भी आर्थिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर बढ़ता खर्च सरकारी बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।
यदि महंगी दवाएं आयात करनी पड़ती हैं तो सब्सिडी लागत बढ़ेगी या उपभोक्ता मूल्य बढ़ेंगे। दोनों ही स्थितियों का सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा संवेदनशील है। दवाओं की उपलब्धता सीधे नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी है। अगर कमी लंबी चली तो विपक्ष इसे आर्थिक प्रबंधन और विदेशी नीति से जोड़ सकता है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह सप्लाई स्थिर करने के आर्थिक प्रबंधन को बाधित किया जाएगा। ठोस कदम सार्वजनिक रूप से बताएं। भारत की ओर से देखा जाए तो फार्मा क्षेत्र उसकी वैश्विक पहचान का प्रमुख स्तंभ है। जेनेरिक दवाओं की विश्वसनीय आपूर्ति ने भारत को कई देशों का दीर्घकालिक साझेदार बनाया है। निर्यात बाजारों का विविधीकरण भारत को रणनीतिक लचीलापन देता है। अगर किसी एक देश में मांग घटती है या संबंध प्रभावित होते हैं तो अन्य बाजारों में विस्तार से संतुलन बनाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र केवल चिकित्सा का विषय नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। सप्लाई चेन की स्थिरता, मुद्रा प्रबंधन, मूल्य नियंत्रण नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सभी तत्व मिलकर स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तुर्की आने वाले महीनों में क्या कदम उठाता है। क्या वह वैकल्पिक आयात पर निर्भरता बढ़ाएगा, क्या घरेलू उत्पादन में तेजी लाएगा, या क्या कूटनीतिक स्तर पर संतुलन की कोशिश करेगा। स्थिति अभी गतिशील है और निर्णयों का असर दीर्घकालिक हो सकता है। स्टाइल अफगान बाजार में उतरेंगी। यह वही ट्रेड मॉडल है जिसने भारत को कई देशों के साथ मजबूत किया है। इस संभावित ट्रेड डील का सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा यह समझना मुश्किल नहीं है, पाक को, क्योंकि अभी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा ट्रांजिट ट्रेड के जरिए पाक से जुड़ा हुआ है। अगर भारत ने यह रास्ता काट दिया तो पाक की ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त ट्रेड और चाबहार को लेकर सबसे ज्यादा घबराहट दिख रही है। वहां खुलकर यह कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से अपनी तरफ खींच रहा है। तो आर्थिक रूप से अपनी तरफ खींच रहा है, भारत अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से अपनी तरफ खींच रहा है। मध्य एशिया इस पूरी कहानी का अगला बड़ा पड़ाव है। अफगानिस्तान मध्य एशिया का दरवाजा है। अगर भारत की पकड़ काबुल में मजबूत होती है तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। वहां तेल, गैस और बड़े बाजार मौजूद हैं। तापी पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स जो सालों से फाइलों में दबे पड़े हैं, उन्हें नई जान मिल सकती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह रास्ता बेहद अहम माना जाता है। चीन और पाक दोनों इस पूरे घटनाक्रम को एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। चीन को डर है कि अफगानिस्तान में उसका एकाधिकार बनने से पहले भारत वहां मजबूत न हो जाए। पाक को डर है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से पूरी तरह न निकल जाए, और यही डर इस पूरी कहानी को और खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी असहज होते हैं तब दबाव की राजनीति तेज होती है। भारत का अफगानिस्तान प्लान सिर्फ आज का नहीं, आने वाले दशकों का है। यह खनिजों, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें जल्दबाजी नहीं, धैर्य और रणनीति काम आती है, और भारत इसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, अब सवाल यह है कि क्या भारत इस पूरे खेल को आखिरी अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जो दांव अभी तक आर्थिक और कूटनीतिक दिख रहा था वह अब सीधे शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल चुका है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती मौजूदगी सिर्फ चीन और पाक को असहज नहीं कर रही, बल्कि पूरी एशियाई राजनीति की दिशा बदल रही है। सबसे बड़ा जोखिम सुरक्षा का है। अफगानिस्तान की जमीन आज भी स्थिर नहीं है। गुट, मिलिशिया, आंतरिक खींचतान और बाहरी दखल सब कुछ एक साथ चल रहा है। ऐसे में भारत का हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। दिल्ली जानती है कि अफगानिस्तान में कोई भी चूक सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत की साख पर असर डालेगी। यही वजह है कि भारत यहां जल्दबाजी नहीं, बल्कि सीमित लेकिन असरदार मौजूदगी की रणनीति पर चल रहा है। दूसरा बड़ा खतरा बैकडोर गेम का है। चीन खुलकर टकराव नहीं चाहता, लेकिन पर्दे के पीछे दबाव की राजनीति उसकी पुरानी चाल रही है। निवेश रोकना, स्थानीय समूहों को उकसाना या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर माहौल बनाना, ये सभी विकल्प खुले हैं। वहीं पाक के लिए यह मामला अस्तित्व का बनता जा रहा है। अफगानिस्तान पर पकड़ कमजोर होने का मतलब है कि उसकी रणनीतिक गहराई खत्म होना। यही डर उसे और आक्रामक बना सकता है। एसएपीए में अब समझिए सबसे खतरनाक पहलू। अगर अफगानिस्तान सच में भारत की तरफ झुकता है तो यह सिर्फ एक देश का झुकाव नहीं होगा, यह पूरे मध्य एशिया के लिए एक संकेत होगा कि भारत एक भरोसेमंद विकल्प है। यह वही पल होगा जब चीन का वन बेल्ट सपना पहली बार गंभीर चुनौती में आएगा। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर बीजिंग की नजर सबसे ज्यादा टिकी हुई है।
दिल्ली के रणनीतिक हलकों में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा है, कितना आगे जाना है। क्योंकि अफगानिस्तान में जीत का मतलब लंबी रेस है। यह कोई चुनावी फायदा नहीं बल्कि 10-15 साल की रणनीति है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, खनिज और ऊर्जा, हर सेक्टर में धीरे धीरे पकड़ बनानी होगी। भारत इस खेल को शोर से नहीं, चुपचाप आगे बढ़ाने के मूड में है और यही बात विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी माहौल बदलता दिख रहा है। यूरोप भारत को एक स्थिर शक्ति के तौर पर देख रहा है। अमेरिका खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन संकेत साफ हैं कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को वह नकारात्मक नहीं मानता। यह वही साइलेंट सपोर्ट है जो बड़े गेम में बहुत मायने रखता है। यानी भारत अकेला नहीं खेल रहा, भले ही मंच पर वह अकेला दिखे। अब अंतिम तस्वीर साफ होती जा रही है। अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एशिया का फ्यूज बॉक्स है। यहां जो कंट्रोल करेगा वही आने वाले दशक की दिशा तय करेगा। भारत इस फ्यूज बॉक्स को विस्फोट नहीं बल्कि स्थिरता में बदलना चाहता है। यही फर्क है भारत और उसके विरोधियों में। यही फर्क उसे इस खेल में अलग खड़ा करता है। और यही वो मोमेंट है जहां कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली इतिहास शुरू होता है। क्योंकि अगर भारत इस दांव में सफल हुआ तो अफगानिस्तान नहीं बदलेगा, पूरा एशिया बदलेगा। कि तुर्की की बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसी चुप्पी के बीच भारत का रुख और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। जयशंकर के बयान को कई देशों में एक संतुलित और तथ्यात्मक जवाब माना गया। भारत ने न तो भाषा की मर्यादा तोड़ी और न ही किसी तरह की धमकी दी, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेगा। यहां एक और अहम बात समझनी जरूरी है। तुर्की यह भूल गया कि आज की दुनिया सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती। आज की दुनिया डेटा, स्थिरता और भरोसे पर चलती है। और इन तीनों मामलों में भारत आज मजबूत स्थिति में है। निवेशक भारत पर भरोसा करते हैं, बड़े देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। ऐसे में तुर्की का बयान एक शोर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई। उससे उम्मीद थी कि तुर्की के जरिए कश्मीर का मुद्दा फिर से जिंदा किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर एहसास हुआ कि दुनिया अब उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं है। उल्टा पाकिस्तान का नाम आते ही भरोसे की कमी अपने आप जुड़ जाती है। तुर्की के लिए भी यह झटका कम नहीं था, क्योंकि उसने पहली बार खुले मंच से इतनी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और बदले में उसे समर्थन की जगह सवाल मिले। सवाल यह कि क्या तुर्की खुद मानवाधिकारों के मामले में दूध का धुला है? सवाल यह कि कुर्दों के साथ उसका रवैया क्या है? सवाल यह कि उत्तरी साइप्रस पर उसकी मौजूदगी किस अंतरराष्ट्रीय नियम के तहत है? इन सवालों ने तुर्की को डिफेंस मोड में ला दिया और यही वह स्थिति थी जिससे तुर्की बचना चाहता था। क्योंकि जब आप डिफेंस में आते हैं तो आपकी आक्रामकता खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती है। भारत ने यही किया, उसने तुर्की को डिफेंस पर धकेल दिया। अब इसी बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक चालें और तेज कर दी। ग्रीस के साथ बातचीत आगे बढ़ी, आर्मेनिया के साथ डिफेंस सहयोग और मजबूत हुआ, साइप्रस के साथ रिश्तों में नई गर्माहट दिखी। यह सब संयोग नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत दबाव में आने वाला नहीं है। तुर्की यह बात समझ चुका था कि अब मामला सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, यह उसके क्षेत्रीय प्रभाव का सवाल बन चुका है। क्योंकि जब भारत जैसे देश आपके आसपास के देशों के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपकी विस्तारवादी योजनाएं अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। यहीं से तुर्की की बौखलाहट और बढ़ गई। उसके मीडिया में भारत विरोधी लेखों की संख्या बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाने की कोशिशें तेज हुई, लेकिन इन सबका असर सीमित ही रहा, क्योंकि भारत के खिलाफ बनाए जा रहे नैरेटिव में दम नहीं था। भारत ने इस पूरे मामले में एक बात और साफ कर दी, वह यह कि भारत किसी भी देश से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई देश भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाएगा तो जवाब मिलेगा, और वह जवाब भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होगा। अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब कोई भ्रम नहीं बचा है कि यह पूरा मामला अचानक नहीं हुआ। यह एक सोची समझी कोशिश थी, लेकिन एक ऐसी कोशिश जो गलत जगह जाकर टकरा गई। तुर्की और पाकिस्तान ने यह मान लिया था कि भारत को नैरेटिव के जाल में फंसाया जा सकता है, कि कुछ भावनात्मक आरोप, कुछ भारी शब्द और कुछ अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके भारत को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तुर्की की महिला अधिकारी की एक गलती ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने यह मान लिया कि भारत पुराने ढांचे में ही सोचेगा, लेकिन भारत अब नए युग की कूटनीति खेल रहा है। एक ऐसी कूटनीति जिसमें शब्द भी हथियार हैं और खामोशी भी संदेश। आज दुनिया यह देख रही है कि कौन स्थिर है, कौन भरोसेमंद है और कौन सिर्फ शोर मचा रहा है। और इसी कसौटी पर तुर्की और पाकिस्तान की
बयानबाजी खुद ही कमजोर पड़ गई। भारत को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही वजह है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन इसका नतीजा साफ है। भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यह भी तय कर दिया कि आगे बहस किस दिशा में जाएगी। और जब दिशा भारत तय करता है तो बाकी दुनिया सिर्फ एडजस्ट करती है। अब आखिरी बात बिल्कुल साफ है, कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। इस पर बयानबाजी करने वालों को सिर्फ सुर्खियां मिलेंगी, नतीजा नहीं। और भारत अपने फैसले खुद करेगा, किसी के दबाव में नहीं। अब आप बताइए, क्या जयशंकर साहब ने तुर्की को आईना दिखाकर सही किया या नहीं?